नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यूपीएससी 2022 का हिस्ट्री का पीवाईक्यू करेंगे और इससे पहले हम लोगों ने 2021 तक कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन 51 नंबर पर दिया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित यानी कि रिजर्व और अंतरित यानी कि ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने जाते हैं? मतलब ऐसा कौन सा विषय था जो आरक्षित था यानी कि जो अंग्रेजों के पास था, ये बताना है हम लोगों को। पूछा है कौन सा उत्तर सही है। तो स्टेटमेंट हम लोगों का देखिए, पहला दिया है न्याय प्रशासन। तो सही बात है, न्याय प्रशासन को अंग्रेजों ने अपने पास रखा था। तो पहला स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया है स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन जो था वो क्या कहते हैं, हस्तांतरित विषय था। इसके अंतर्गत जैसे आप शिक्षा समझ लीजिए, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, ये सब आते थे। तो ये हम लोगों का गलत हो जाएगा क्योंकि ये हस्तांतरित विषय था। तो दूसरा जहाँ जहाँ है अगर हम उसको डिलीट करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोगों का आंसर होगा सी। लेकिन और भी पढ़ लेते हैं। दिया है भू राजस्व और दिया है पुलिस। तो भू राजस्व भी उन्हीं के पास था क्योंकि जो भूमि का जो राजस्व इकट्ठा वो खुद करते थे। और ये पुलिस तो उनके पास ही था ही, ताकि कहीं आंदोलन हो रहा हो, कहीं विरोध हो रहा हो तो उसको कुचला जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दिया है मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता था? तो जो फड़म था ये सिक्के को निर्दिष्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। पहला और पूछा है इसमें में से कौन से उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो गदर पार्टी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, वारिंद कुमार घोष। तो वारिंद कुमार घोष जो थे ये गदर पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे। इन्होंने भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी और ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो एक जहाँ जहाँ है हम उसको डिलीट करेंगे तो हम 50-50 पर पहुँच सकते हैं। दूसरा दिया है योगेश चंद्र चटर्जी। तो योगेश चंद्र चटर्जी 1895 से 1960 के बीच इनका कार्यकाल था। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य रहे थे। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि हमको गदर पार्टी के बारे में पूछा है। अब तीसरा अपने आप सही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में तीसरा एक दिया है, तो हम लोग का विकल्प डी सही हो जाएगा, रास बिहारी बोस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्रिप्स मिशन से। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर में कर चुके हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दिया है क्रिप्स मिशन के प्रस्तावकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ये स्टेटमेंट गलत है। इस तरह का कोई भी प्रॉमिस नहीं था इसमें। इसमें यह था कि डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा और प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार का उल्लेख किया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होंगे उसे यह अधिकार दिया जाएगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। ये बिल्कुल वोट डालो राज करो की नीति के तहत इन्होंने इस तरह की थी ताकि कुछ लोग और अलग होकर मेरे साथ आकर मिल जाएं जो भारत का में नहीं रहना चाहते। इस तरह के काफ़ी उन्होंने काम किए थे। तो दूसरा स्टेटमेंट हम लोग का सही है। तो हम लोग बी पर आंसर लगाएंगे। और आपको क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़िएगा। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 की बात हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित दिया है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन जैन ग्रंथ है, ये भी ध्यान में रखना है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है नेत्तिपकरण। तो जो नेत्तिपकरण था वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभिधम्म पिटक में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये बौद्ध धर्म हम लोग को जैन ग्रंथ के बारे में पूछा है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया है परिशिष्ट पर्वन। तो परिशिष्ट पर्वन जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब जहाँ जहाँ दो है उसको रखेंगे, जहाँ दो नहीं है उसको निकाल देंगे। तो एक स्टेटमेंट तो गया, दूसरा भी गया, पहला भी गया क्योंकि नेतृत्वकरण किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से।
तो 2 ऑप्शन बचे हैं, 50-50 का चांस हम लोगों के पास है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट दिया अवदान शतक। तो जो अवदान शतक है ये भी आपको मिलेगा बौद्ध साहित्य में ही, तो ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाता है। लास्ट वाला चौथा जो स्टेटमेंट दिया है वो दिया है त्रिशष्ट लक्षणम महापुराण, ये जैन धर्म से संबंधित है। तो हम लोगों का विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा बी, क्योंकि तीसरा भी गलत है ना, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इन सब के बारे में, जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, और जो ये इनके जो ग्रंथ हैं इनके बारे में पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही मिलान किया हुआ है। पहला दिया है आर्यदेव। तो आर्यदेव जैन धर्म से नहीं थे, जैन विद्वान नहीं थे, ये भी बौद्ध विद्वान थे। और दूसरा दिया है दिगनाग, ये बौद्ध विद्वान थे, तो ये तो सही मिलान किया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही। तीसरा दिया है नाथ मुनि, वैष्णव विद्वान, ठीक है, ये वैष्णव विद्वान थे जो नाथ मुनि थे। तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। 2 विकल्प सही है और एक गलत है, तो केवल 2 युग्म सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है क्वेश्चन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कुलाहदारन कहलाते थे। तो कुलाहदारन का संबंध किससे था? तो सैयद से था भाई, डी इसका ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है डच लोगों ने पूर्वी क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम लगाया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। देखिए, गजपति जो राजवंश था यह एक हिंदू राजवंश था, आपको नाम से पता लग रहा होगा। 1541 में भोई वंश ने गजपति वंश का अंत कर दिया था। कितने में? 1541 में, ठीक है। अब हम लोगों का जो डच ने जो पहला कारखाना अपना मसूलीपट्टनम में लगाया, वो लगाया था उन्होंने 1605 में। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा दिया है कि अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ने बीजपुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा लास्ट वाला स्टेटमेंट दिया है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित करी थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऐसे में हमारा विकल्प बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य शास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और उपयुक्त कथनों में से सही बताना है, ठीक है। कौटिल्य शास्त्र को ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। न्यायिक दंड के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है स्त्री दास अपने मालिक के ससंग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो दासी होती थी, अगर वह अपने मालिक से प्रेग्नेंट होती थी और वह पुत्र का जन्म देती थी तो वो मुक्त हो जाती थी दास व्यवस्था से। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो जहाँ जहाँ एक है उसको हम डिलीट कर देंगे, वैसे भी आंसर तो आ ही जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। तीसरा हम पढ़ लेते हैं। दिया है यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जब वो दास से मुक्त हो जाती थी तो उसके द्वारा जो उत्पन्न पुत्र है वो राजा का अगर होगा तो राजा का होगा, मालिक का पुत्र होगा तो मालिक बन जाएगा। तो इसका आंसर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों को स्थान दिए गए हैं, वह स्थान किस राज्य में है वर्तमान में, यदि योग पूछा है, और पूछा है कौन सा सही मिलान किया हुआ है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट दिया है धौली उड़ीसा में है, ये स्टेटमेंट तो सही है, धौली उड़ीसा में है। दूसरा दिया है कि एर्रगुड़ी आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। और तीसरा दिया है जौगढ़ कहाँ है, इसमें मध्य प्रदेश दिया है, ये गलत है, जौगढ़ भी उड़ीसा में है।
तो एक स्टेटमेंट तो गया। तीसरा दिया है कालसी, कालसी कर्नाटक दिया है, कालसी कर्नाटक नहीं है, उत्तराखंड में है कालसी। तो दो विकल्प गलत हैं, दो विकल्प सही हैं, तो हमारा विकल्प हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही सुनिम्नलिखित है। अब देखिए इसमें आप पेपर में कुछ चेंजेस देख रहे होंगे। पहले इस तरह के केवल एक युग्म सही है, केवल दो युग्म सही, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और 2023 और 24 का और 25 का जब आप पेपर देखेंगे तो उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है। तो अब दिन ब दिन बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है ये प्री, तो ध्यान से बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट इसमें पहला दिया है नानुक, नानुक चंदेल, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है जयशक्ति, जयशक्ति का संबंध भी चंदेल राजवंश से था। तो दो विकल्प में एक तो गलत हो गया क्योंकि इसका मिलान पहले था, तो पहला सही है। उसके बाद दूसरा दिया है, तीसरा स्टेटमेंट इसमें दिया है नागभट्ट द्वितीय, तो इनका संबंध गुज्जर प्रतिहार से था, ये सही मिलान है। और तीसरा दिया है भोज, ये भी गुज्जर प्रतिहार से इनका संबंध था, राष्ट्रकूट से नहीं था। तो दो विकल्प, इसका विकल्प दो सही है, बी दोनों में। तो इस तरह के क्वेश्चन और टफ हो जाते हैं क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड काम ही नहीं करता। चारों पता होगा तभी आप बता पाएंगे, तो इसका ऑप्शन होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन संगम साहित्य के बारे में पूछा है। दिया है प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं मिलता। इस तरह के स्ट्रीम अपने आप गलत हो जाते हैं, बहुत बार बता चुका हूँ आपको। दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया है वर्ण व्यवस्था का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, पता था, ये बात सही है, संगम कवियों को ज्ञात होगा ही, तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। तो इसको एक मिनट के लिए रखते हैं, सी वाला देखते हैं। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। फिर मैंने कहा जैसे ऊपर वाला पहले नंबर का ए वाला गलत था, वैसे ये भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया था, इस तरह का कोई भी चीज नहीं था। हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ या निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। तो ये अकबर था। कहाँ है अकबर, पहले नंबर पर अकबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये उस समय करंट में था क्योंकि प्रधानमंत्री ने जाकर हैदराबाद में रामानुज की एक मूर्ति को उद्घाटन कर दिया था उसका। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। स्टेटमेंट दिया है हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही रूप से निरूपित करता है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है, ये स्टेटमेंट सही है, इसको तो काट ही नहीं सकते। और पढ़ लेते हैं, वैसे तो ये सही है। दूसरा दिया है कि वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित या पूर्णता प्रमाणिक है, गलत है। तर्क युक्तियां सर्वोच्च आनंद के लौकिक माध्यम है, मौखिक माध्यम है, गलत। और ये दिया है ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है, ऐसा रामानुज कुछ नहीं कहा था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, मुख्य साधन है मोक्ष प्राप्ति का भक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक सर्किट हाउस का उद्घाटन किया था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, देव मंदिरों में से एक तो है। तो पहला जहाँ जहाँ है उसको करेक्ट करेंगे, और तो पहला तीन जगह है तो छोड़िए। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है।
दूसरा दिया है अल-बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, बिल्कुल किया है। तीसरा स्टेटमेंट जो दिया है वो है सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना, जो सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी वो राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। ये स्टेटमेंट गलत है, एस राधाकृष्णन के द्वारा नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 1951 की बात हो रही है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो हम लोगों का विकल्प सही हो जाएगा ए। तो हम लोग हिस्ट्री का जो PYQ कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने 2022 तक कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग 2023 का PYQ करेंगे हिस्ट्री का। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको सीरीज पसंद आ रही है तो डू लाइक द वीडियो और लोगों के साथ शेयर भी करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।